0620 पेपर 42 है फेब मार्च का 2024. Iron ore contains iron 3 oxide. A blast furnace is used to extract iron from iron oxide. Equation 1 shows the combustion of carbon in a blast furnace. Name the substance which provides the carbon for this reaction. तो मतलब कार्बन हमें कहाँ से मिलता है जब हम ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रहे होते हैं? तो ऑफ कोर्स कार्बन हमें मिल रहा होता है किससे? कोक से. कार्बन हमें कहाँ से मिल रहा होता है? कोक से मिल रहा होता है. तो मैं यहाँ लिखूंगा कोक. स्टेट द पर्पस ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन इन अ ब्लास्ट फर्नेस. कार्बन को जब आप कंबस्ट करोगे ना, तो एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है. और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा, और दूसरा मजे की बात यह है कि ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये प्रोड्यूस कर रहा होता है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड. यानी पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के बाद जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा, यूं समझ लो कि रिड्यूसिंग एजेंट है. कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को ले लेगा, और आयरन को वो क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा. आयरन को वो क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा. तो तभी हम क्या कर रहे होते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हम उसमें डालते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. तो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? बहुत ज्यादा मैं ब्लास्ट फर्नेस को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ कि टू प्रोवाइड हीट बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बाकी तुम उस लेक्चर में जाके देख लेना कि वो क्या है. कि मैं यहाँ लिखूंगा कि सिंस दिस इज कंबशन एंड कंबशन इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन. अब जिसकी परसेंटेज निकालनी हो वो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. आयरन का मास 56 है, डिवाइडेड बाय टोटल का मास. टोटल का मास आई थिंक सो, टोटल का मास कितना होता है? 2 इंटू 56 प्लस 16 इंटू 3, दैट इज, क्या आंसर आ रहा है? 2 इंटू 56 प्लस 16 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आया 70%. इसमें 70% आयरन है. State the name of the iron ore which consists mainly of iron 3 oxide, of course hematite. Of course hematite. हेमाटाइट मतलब आयरन ऑक्साइड की बात हो रही है. यानी कि ये वो ओर है, ये वो ओर है जिसमें आयरन ऑक्साइड अच्छा खासा होता है. ओके. दूसरा ये डिस्क्राइब हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस. तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन क्या कर रहा होता है? मैं थोड़ी सी साइड पे इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि बेसिकली कार्बन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है इन टू कार्बन मोनोऑक्साइड. कुछ इस तरह का हो रहा होता है. तो अब इसमें क्या लिखूंगा मैं? कि कार्बन reduces carbon dioxide to carbon monoxide. Write the Sembel equation to show the reaction that occurs when iron 3 oxide is converted to iron in a blast furnace. तो अब आयरन कैसे बनेगा? आयरन कैसे बनेगा? तो आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? CO के साथ. और ये बनता है CO2. ओके, ये बनता है CO2, और आयरन वहां से सेपरेट हो जाता है कुछ इस तरह से. ये बनेगा, ओ माय गॉड, ये बनेगा Fe, और वहां से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा. मतलब ये चल रहा होता है. ओके. तो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क का क्वेश्चन है. इन्होंने स्टेट सैंपल, राइट द सैंपल इक्वेशन. तो स्टेट सैंपल का मसला नहीं है, आप लिखो या ना लिखो. ओके. अच्छा, फिर हम आते हैं किस पर?
Name the chemical process which happens to iron, which iron 3 oxide is converted into iron in a blast furnace. कह रहा है नेम द प्रोसेस. अब वो किस प्रोसेस की बात हो रही है? ऑफ कोर्स इस पूरे ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पर जो हो रही है, यानी कि अभी इन्होंने ऊपर हमसे पूछा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा. असल में तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना जो इस आयरन ऑक्साइड को चेंज कर रहा है. असल जो तुम्हारा टारगेट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है. कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो वो ऑक्सीजन को अलग कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा ना. तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है. ओके. स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में देख लो आप, इक्वेशन 2 ये रही. सो दिस इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन. Explain why the reaction in equation 3 can be described as an acid base reaction. 3 में ये रहा. देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, सो दिस इज बेसिक ऑक्साइड. और SiO2 जो है वो क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है. SiO2 क्या है? SiO2 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है. ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? तो ऑफ कोर्स मैं पहले डिस्क्राइब कर लूँ इसको कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO is a metal oxide which is basic. Which is basic oxide. और and SiO2 is acidic oxide. Okay, simple. Chemical name of SiO2, of course, silicon dioxide. केमिकल नेम क्या है इसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या आप इसको सिलिका भी कह सकते हो, एक ही बात है. The common name given to calcium silicate when it is formed in the blast furnace, slag. इसका क्या नाम था? Slag. Aluminium cannot be extracted from its ore using a blast furnace. State why aluminium is not extracted from its ore using a blast furnace. ओके, तो उसकी वजह क्या है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर आप फोकस करो ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर आप फोकस करो ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास क्या होती है? काला, नसीमा, का, मंगेतर, अली, जैन, जैन, फिर ये आयरन आ गया, फिर ये पप्पू आ गया, फिर हैदराबाद आ गया, हैदराबाद से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड लाया. ये रिएक्टिविटी सीरीज है. इसमें एल्यूमिनियम आपके पास यहाँ आ रहा है, इसमें एल्यूमिनियम आपके पास यहाँ आ रहा है. तो भाई एल्यूमिनियम जो आ रहा है वो, ये उसकी पोजीशन है. ओके, ये एल्यूमिनियम की क्या है? पोजीशन. एल्यूमिनियम से नीचे कौन होता है? कार्बन. एल्यूमिनियम से नीचे कौन होता है? कार्बन. और जिंक से ऊपर होता है कार्बन, यानी इनके बीच में आ रहा होता है कार्बन. कार्बन की पोजीशन नीचे है, एल्यूमिनियम का है ऊपर है. एल्यूमिनियम आप लिखोगे कि मोर रिएक्टिव देन कार्बन, तभी एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता ये उससे. नेम द प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर. तो वो हम इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट कर रहे होते हैं इसे. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+. एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 13, तो 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 8 10 रह गए ना. तो 2,8. फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8. फिर आयरन 3 में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है. वैसे आयरन का डाटा क्या है? आयरन का प्रोटॉन नंबर 26 है, मास नंबर 56 है. तो 3+ का मतलब 26 माइनस 3 कितने रह गए? 23. तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 26. इलेक्ट्रॉन तो आपके पास रह गए 23. 3+ का मतलब ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया सिंपली. फिर कहते हैं द एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज द हैलोजेंस. हैलोजेंस कैन फॉर्म हैलाइड. आइडेंटिफाई द हैलोजन विद द लोएस्ट डेंसिटी. देखो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस. सो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फ्लोरीन की डेंसिटी सबसे कम होगी. अपेयरेंस ऑफ ब्रोमीन. अपेयरेंस ऑफ ब्रोमीन, कलर याद होने चाहिए इसमें भाई, कलर इसमें याद होने चाहिए. और दूसरा ये कि
अगर आप स्टेट की जब भी वो बात करेगा ना, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि वो लिक्विड होता है। क्या बोलोगे आप? लिक्विड होता है। जैसे फ्लोरीन इज अ गैस, जैसे कि फ्लोरीन इज अ गैस, तो ये क्या होता है? लिक्विड होता है। ऐसे ऐसे ही आपके पास आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड होता है। बात समझ रहे हो? तो चलें जी, आगे चलते हैं अब हम। अब वो क्या कह रहा है कि give the symbol of the halogen with the highest atomic number, with the highest atomic number. ओके। दूसरा ये कि मैंने जो यहाँ पे लिक्विड लिखा है ना, यहाँ पे मैंने जो लिक्विड लिखा है ना, आप चाहो तो ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, तो इसको लिख दोगे रेड ब्राउन लिक्विड। ओके, रेडिश ब्राउन लिक्विड लिख दो आप इसे। बजाय इसके कि आप सिर्फ लिक्विड लिख रहे हो, तो आप इसे क्या मेंशन कर दो कि ये क्या है? रेडिश ब्राउन लिक्विड। गिव द सिंबल ऑफ द हैलोजन विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो आप हैलोजन में जाके देख लो कि यार सबसे नीचे जो हैलोजन है, सबसे नीचे वाला जो हैलोजन है वो कौन सा हैलोजन है। तो स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर आयोडीन के नीचे आता है एस्टेटीन, और फिर एस्टेटीन के नीचे एक और भी आ रहा होता है, टीएस होता है वो। इसी तरह से डिड्यूस द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। तो भाई इसका पीरियड नंबर देख लो आप जाके, पीरियड नंबर आपको टोटल शेल बता देगा। पीरियड नंबर आपको टोटल शेल बता देगा, तो वो सबसे लास्ट में है, तो टोटल पीरियड्स ही हमारे पास 7 है, तो 7 पीरियड होगा और 7 शेल्स होंगे। व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nuclei and shared pair of an electron. Name one halide ion which bromine molecules can displace. तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो ब्रोमीन से कम रिएक्टिव होगा। ऑब्वियस सी बात है वो ब्रोमीन से कम रिएक्टिव होगा, तो आयोडीन होगा ऑफ कोर्स। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो रही है। Why bromine can displace the halide ions in D part 2? Because bromine is more reactive. That's why. Name a halide compound which can be used to detect the presence of water. Which can be used to detect the presence of water. तो वो है कोबाल्ट क्लोराइड। अच्छा जी, कह रहा है गिव द चार्जेस। ऑफ कोर्स क्लोरीन -1 है, क्लोरीन -1 है, और कैल्शियम +2 है। कैल्शियम क्या है? +2 है। तो शेल्स कंप्लीट है सबके। 2,8 10 है ना, तो कैल्शियम का एक और शेल बनेगा जो इन्होंने नहीं बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्लोरीन का भी एक कम है ना। 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay. Name a lead compound which can be used in this reaction. Which can be used in this reaction. क्या reaction हो रहा है? Aqueous lead 2 ions, that is this, is added to aqueous chloride ions. A white precipitate, of course lead chloride बनेगा. Insoluble lead chloride is formed. Name a lead compound which can be used in this reaction. तो ये लेड क्लोराइड, पहले तो आप ये देखो कि ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 सॉल्युबल सॉल्ट। तो आप लेड का नाइट्रेट ले लो। आप लेड का क्या ले लो? लेड का नाइट्रेट ले लो। Why ionic equation for this reaction is write the ionic equation for this reaction include state samples। हमने ऊपर लिखी है ना अभी। ये भी aqueous, ये भी aqueous, ये solid। Name one other insoluble chloride।
नेम वन अदर इनसॉल्युबल क्लोराइड। तो याद रखना ये भी तो क्लोराइड आपके सामने बना है, ये भी तो क्लोराइड आपके सामने बना है। तो इसके अलावा अगर मैं क्लोराइड की बात करूं तो हमारे पास एक और क्लोराइड भी होता है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। ओके, डिफाइन द टर्म बेस। बेस क्या होता है? बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जैक्टली, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। और इसी तरह से व्हाट इज मीन बाय द टर्म एल्कली? तो भाई एल्कली क्या होता है? एल्कली भी बेस होता है बट इट इज सोल्यूबल बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, state the color of thymothalene. Sodium hydroxide is a base, sodium hydroxide is a base, और CH3COOH is an acid। तो एसिड में कलर क्या है और बेस में कलर क्या है आपको पता होना चाहिए। ओके, एसिड में क्या कलर है इसका और बेस में क्या कलर है इसका, वो अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो क्या कहते हो, थाइमोथैलीन का जो कलर है वो NaOH में क्या होगा, और आपको पता है NaOH एक बेस है, और एसिड में इसका कलर जो है वो क्या होगा। अच्छा, ये कलर डिफरेंट इंडिकेटर्स में आप देखोगे कि यूज हो रहे होंगे, तो वो आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स के जो कलर है ना, वो लाजमी जो है ना, आपको एल्कली में ये ब्लू होता है, एल्कली में ये ब्लू होता है, और एसिड में ये क्या होता है, कलरलेस होता है। एल्कली में ब्लू होता है और एसिड में कलरलेस। यूज द इंफॉर्मेशन इन टेबल 3.1 टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो देखो, ये पीएच बहुत कम है। जब पीएच बहुत कम होती है ना, तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयंस की। ओके, तो मैं लिखूंगा नाइट्रिक एसिड। पीएच पे डिपेंड कर रहा होता है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये बस एक याद रख लो, बहुत चीजें अलाइन हो जाएंगी। तो आप इसको ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो प्रोटॉन इजीली लूज करते हैं। वो प्रोटॉन क्या करते हैं? इजीली रिलीज करते हैं। तो तभी तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन की। वीक एसिड तो लूज ही नहीं करेगा इतनी आसानी से, तो ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की कम होगी। फिर कह रहा है नेम एन इंडिकेटर विद विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विद द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई वो तो एक ही है, वन एंड ओनली यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बड़े काम का इंडिकेटर है, आपको एक एक चीज बताता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, इवन के पीएच भी बता रहा होता है। फिर कह रहा है डिसोसिएशन बता दो भाई वीक एसिड की। तो मैं पता है क्या करूंगा, ये चीकू आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस चीकू को जब मैं कराऊंगा आयोनाइज, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। एसिड है ना, प्रोटॉन लूज करेगा। फिर आयोनिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो भाई एसिड और एल्कली की आयोनिक इक्वेशन हमेशा ये होती है ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, रिमेंबर। फिर कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इसमें अगर मैं मोल कैलकुलेट करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या डाटा दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम गिवन है मुझे 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.0150, जो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए किया ताकि मैं इसको सीएम क्यूब में चेंज कर दूं, ताकि मैं इसको सीएम क्यूब में डीएम क्यूब में चेंज कर दूं, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0003। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड विच रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंस द मोल रेशो इज 1:2। सो HNO3 में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मोल रेशो 2:1 का होगा। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल होंगे तो ये आपके पास हो जाएगा X, और X वुड बी इक्वल टू 0.0006। तो यहाँ मैंने लिखा 0.0006। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा 0.0006। ये आपके पास मोल आ गए किसके, नाइट्रिक एसिड के। फिर कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन बताओ नाइट्रिक एसिड की। भाई कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल आ गए मेरे पास 0.0006 नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। इस 25 को डेसीमीटर में चेंज कर लो डिवाइडेड बाय 1000 करवा के। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.024। ये आपके पास आपके पास क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिर वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन बताओ लेकिन ग्राम्स पर डीएम क्यूब में। तो आपको कुछ नहीं करना, मोल को मास में चेंज करना है। तो ये 0.024 मोल दिए हुए हैं ना,
मोल दिए में ना, आपसे मास पूछ रहा है। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। एम आर नाइट्रिक एसिड का होता है 63 मल्टीप्लाइड बाय मोल कराओगे तो आपके पास मास आ जाएगा इन ग्राम्स। आपके पास मास आ जाएगा इन ग्राम्स, दैट इज 1.512 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से नेम दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? बाय द फॉर्मूला HCOOH। तो भाई जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्मूला आया था तो आप बोलोगे दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो हम पहले इसके मॉलिक्यूलर बना लें जरा। CH2O2। भाई इंपेरिकल भी यही होगा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ओके हो गया जी। चलें फिर क्या कहता है, डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाओ। किसका? एस्टर एक्स का। तो एस्टर एक्स बनेगा कैसे? एस्टर एक्स बनेगा कैसे? जब आपका मेथानोइक एसिड रिएक्ट करेगा एथेनॉल के साथ। मेथानोइक एसिड रिएक्ट करेगा एथेनॉल के साथ। किसके साथ? एथेनॉल के साथ। तो इसका फॉर्म, इसका पहले मैं नाम लिख दूं, इसका क्या बनेगा? इसका नाम आएगा इथाइल मेथानोएट। इथाइल मेथानोएट। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं जरा। इथाइल, इथाइल इज दिस, इथाइल इज दिस, और मेथानोएट इज दिस। और मेथानोएट इज दिस। ओके, सिंपल है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म क्लोज सिस्टम? व्हाट इज मीन बाय द टर्म क्लोज सिस्टम? तो भाई क्लोज सिस्टम की अगर आप बात करोगे ना तो क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास दो होते हैं ना, ओपन और क्लोज सिस्टम। तो यहाँ जहां से कोई चीज निकल ना सके, स्केप ना हो पाए। ओके, फ्रॉम substances cannot escape, right? Two characteristics of an equilibrium, right? Two characteristics of an equilibrium। एक तो ये है कि इक्विलिब्रियम में, एक तो ये है कि इक्विलिब्रियम में आपके पास हम उसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती इसमें, चेंज नहीं होती इसमें। ओके, ये याद रखिएगा। फिर हाँ जी, क्या कहते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्वेशन है आपके सामने, ये रही। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे इसने कंडीशंस बताई हैं यहाँ पर। कह रहा है टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, कह रहा है टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो अब टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो मैं इसको क्या लिखूं कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड हो रहा है या फिर रिएक्शन आपका ये बैकवर्ड हो रहा है? तो क्या कहते हो आप, क्या होना चाहिए इसको? सर आप स्क्रॉल कर दें ऊपर 1 मिनट। सर ये इंथैल्पी चेंज जो है नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो अ, मतलब एक्सोथर्मिक है। यस। क्या कहते हो? आप कह रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर इन इंक्रीज हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। या क्योंकि फॉरवर्ड हो जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एज द रिएक्शन वुड मूव फॉरवर्ड।
फिर कह रहा है HCOOH की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी। HCOOH तुम्हारे रिएक्टेंट का पार्ट है। इक्विलिब्रियम का रूल क्या कहता है कि ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। HCOOH जब आपने डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो फिर वो बैकवर्ड हो जाएगा, यानी आप फिर बोलोगे डिक्रीज। फिर वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ HCOH एंड CH3CH2OH आर डिक्रीज। ये रिएक्टेंट का पार्ट है, ये भी रिएक्टेंट का पार्ट है। तो भाई कह रहा है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करोगे ना, तो फिर प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा, वापस वो रिएक्टेंट में आ जाएगा, तो फिर आप बोलोगे एक्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। क्योंकि एक्स आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हमने दोनों रिएक्टेंट को ही कम कर दिया। फिर कह रहे थे कैटलिस्ट इज रिमूव। भाई कैटलिस्ट के रिमूव होने से, आने से, ना आने से प्रोडक्ट के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कैटलिस्ट की जो जॉब है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैटलिस्ट की जॉब ये है कि इज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका इसकी ये जॉब ही नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो ये है पॉइंट वाली बात। ओके, चलें जी। फिर आता है, फिर कह रहा है कि ब्यूटेन एंड ब्यूटोनिन आर कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट सजेस्ट व्हाई ब्यूटोनिन डिफ्यूजेस क्विकर देन ब्यूटेन। तो भाई ऑफ कोर्स बात यह है कि इसका जो मास है वो कम होगा, तभी तो तभी तो मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर मास इज लोअर। अच्छा, मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं कि ना, इतनी लंबी नहीं करना वहां जाके तुम मास निकाल रहे हो। देखो ना यार, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। वो कह रहा तो है ब्यूट वन इन डिफ्यूजेस फास्टर, अंडरस्टूड है कि इसका मास कम होगा। टेम्परेचर की तो अभी बात नहीं कर रहा ना, वो सिनेरियो कुछ अलग ही होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन ब्यूटेन अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। ऑफ कोर्स कंप्लीट का मतलब ये होता है कि एक्सेस ऑक्सीजन है आपके पास, और मैंने आपको बताया था जब भी एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच नीड्स अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमने ये बात पढ़ी थी ऑर्गेनिक में कि उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसको होने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है। पर्पस ऑफ अल्ट्रा वायलेट क्या होता है उस रिएक्शन में, टू गिव टू गिव एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेट करोगे उस रिएक्शन को तो वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन वन एटम ऑफ क्लोरीन रिप्लेसेस वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। रिप्लेस जब होता है, रिप्लेस जब चीजें हो रही होती हैं तो आप उस रिएक्शन को क्या कहते हो, सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो देखो इसमें आपको वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो ब्यूटेन की बात हो रही है, ब्यूटेन की बात हो रही है ये। तो अब ब्यूटेन में आपके पास जो होते हैं वो चार कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में आपके पास चार कार्बन होते हैं, या तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगेगा या क्लोरीन सेकंड पे लगेगा। देखो थर्ड और फोर्थ पोजीशन तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं, आपके सामने है। क्योंकि नेमिंग के कुछ रूल्स हैं कि भाई आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, जो आपको लीस्ट नंबर मिले। भाई आपने चार कार्बन बना लिए, लेट्स सपोज ये आपके पास चार कार्बन है। भाई या तो क्लोरीन यहाँ होगा, ये फर्स्ट नंबर है। चलो आप कह रहे हो कि सर यहाँ होगा, ये भी फर्स्ट नंबर है। या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ये सेकंड नंबर है। या तो यहाँ होगा, ये भी सेकंड नंबर है। या तो यहाँ होगा, ये भी सेकंड नंबर है लेफ्ट से। या तो यहाँ होगा, ये भी सेकंड नंबर है लेफ्ट से। तो कितने आपके पास आई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आपका हो गया दो आइसोमर पॉसिबल है। एक को मैंने फर्स्ट पे लगा दिया, एक को मैंने सेकंड पे लगा दिया। When butanene reacts with steam, two possible products form. Identify the type of catalyst which is used in this reaction. तो इस रिएक्शन में हमने, अगर आपको याद हो ना, हमने यूज किया था फॉस्फोरिक एसिड। नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब वो कह रहा है भाई आप, अब आप बताओ, बना के दिखाओ अब आप ये। ओके, किसका, क्या बना के दिखाओ कि ब्यूट वन इन ब्यूटेनॉल ने और जब ब्यूटेनॉल। स्टैम, हाँ ब्यूट वन इन ने जब रिएक्ट किया स्टीम के साथ, स्टीम के साथ मतलब पानी के साथ,
तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनी होंगी, और उसने मेंशन किया है कि ये ब्यूट वन इन है। ब्यूट वन इन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। ब्यूट वन इन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ब्यूट टू इन होता तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ब्यूट थ्री इन होता तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा आसान है। ओके, तो अब हमने करना ये है कि एक को आप कह दो ब्यूटेन वन ऑल, और एक को आप कह दो ब्यूटेन टू ऑल। कुछ ऐसा है ना, ब्यूट वन इन, ये ब्यूट वन इन है। भाई अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि वाटर से जब इसका रिएक्शन कराया ना, तो यानी कि स्टीम से, तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो गए। और फिर हम यहाँ OH लगा देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल, और यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। सिंपल सी बात है। ओके, तो प्रोडक्ट वन इज ब्यूटेन वन ऑल। ब्यूटेन टू ऑल। अब इसका स्ट्रक्चर बना दो। ओके, पॉलीमराइजेशन ब्यूट वन इन अंडर गोज, तो भाई हमारे पास एक ही पॉलीमराइजेशन है और वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अब कोई कह रहा है ड्रॉ पार्ट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल। ड्रॉ पार्ट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल, तो आप उसका बना दो पार्ट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल टू शो थ्री रिपीट यूनिट्स। तो एक रिपीट यूनिट ये है। ओके, एक मैंने ये बना लिया। ये C2H5 होना चाहिए ना, ताकि चार कार्बन पूरे हो जाएं। दूसरा रिपीट, एक और ले लो आप। सबको ज्वाइन करा दो आप। जब ज्वाइन कर रहे होते हैं सिंगल बॉन्ड खत्म, और डबल बॉन्ड खत्म, और क्या बन जाता है, वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये खत्म। अब इनको मैं जोड़ूंगा कैसे, जरा देखिएगा। सही है, आसान है, मतलब बहुत कोई। जी। लेकिन उससे डिफिकल्टी लेवल अगर आप उस पेपर से देखोगे ना इसका, तो ये वाला पेपर जो है ये ज्यादा मुश्किल है। वो फिर भी बहुत ही हलवा पेपर था, 5070 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये थ्री रिपीट यूनिट्स आपके पास बन गए हैं। और ऑब्वियसली बात है, कॉन्टिन्यूअस चेन होगी, आगे पीछे पूरा पॉलीमर बना हुआ है, लेकिन हमें जितना रिप्रेजेंट करना था हमने उतना रिप्रेजेंट इसको कर दिया।